गुड इवनिंग सर। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का कोई भी चीज सीएस सर से बात कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बस 2 मिनट का वेट करिए, बस ज्वाइन कर लें सब लोग। पॉलिसी के अलग कट है, एलआईसी के अलग कट है। चलिए, जब तक सब लोग ज्वाइन करते हैं तब तक एक काम करते हैं कि सिलेबस मैंने अपलोड किया है। मिल गया सबको? मिल गया सर। सिलेबस मिल गया है, यस। और एक चीज और, इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा थर्ड सेम इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई स्टूडेंट है क्लास में? क्योंकि मैंने आज बात की थी तो 6 स्टूडेंट हैं, बट पता नहीं वो ज्वाइन कर पा रहे हैं कि नहीं। मैं ऑलरेडी हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल की कंबाइंड क्लास है थर्ड सेम की। यस सर। मैं हूँ सर, मनीष जी, इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक, ओके ओके मनीष जी। क्योंकि मैंने हाय आज सर। बात की थी, मैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है। हाय सर, मैंने अभी लेटेस्ट एडमिशन हुआ है सर। मैंने एक्चुअली आज फर्स्ट टाइम ही क्लास ज्वाइन की है सर। कल रोशन दिस क्लास साइड आपने सर। ज्वाइन थोड़ा की थी? नहीं सर, कल से मैंने आज से ज्वाइन किया सर। मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से सर। अच्छा ठीक है, बताइए। तो थोड़ा वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि सर थोड़ा डिले हो जा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा एडमिन मैनेजमेंट से बात करके थोड़ा सा अभी क्लास ज्वाइन करना शुरू किया है सर। जी तो जी। मुझे ये जानना था सर, थोड़ा बाकी लोगों से भी कोई अपना कोई व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा कुछ है क्या सर, रिमाइंडर और या जो आपने अभी बोला सिलेबस अपडेट कर दिया, वो सब कहाँ से नहीं, एक्सेस हो पाए? सिलेबस अपडेट एक्चुअली सर किया गया है पोर्टल पे। जो आपको ओके। एप्लीकेशन प्रोवाइड की गई है, ओके। सिलेबस उसी पे अपलोड है। और ठीक है सिलेबस सर। मिल रहा है। अगर सिलेबस ओके आपको शो ओके। हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो लास्ट सेमेस्टर में प्रॉब्लम हो रही थी, सिलेबस शो नहीं हो रहा था स्टूडेंट्स को, सिलेबस या मटेरियल कुछ भी। तो अभी ओके जब तक शो हो रहा है, जब तक आपको मिल रहा है, तब तक कोई बात नहीं। एंड अगर कोई इशू आता है बीच में, तो ओके। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। वो भी कर वही है लेंगे सर, अगर कोई इशू कोई ऐसा होता है तो। नंबर नहीं है सर, कोई मतलब पहले से जो स्टूडेंट लोग हैं उनसे भी थोड़ा हेल्प चाहिए। कुछ ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप पहले से कुछ बना है क्या सर यहाँ पे? शायद स्टूडेंट्स का बना होगा। कोई कंफर्म करेगा प्लीज? आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है कुछ? कोई नहीं मेंटर सर, हो यस सर रेगुलर? बना हुआ है। नहीं हाँ, बनाया यस सर सर, बना नहीं हुआ बना है। नाजिश अहमद है। बना हुआ है सर। बना हुआ बोल रहे हैं, तो तो इनको भी थोड़ा ऐड कर लीजिए अगर ग्रुप बना हुआ है तो। मुझे भी ऐड कर लीजिएगा सर। एक काम करिए, ओके सर, नंबर जो नोट। जिसने ग्रुप बनाया है या ऑलरेडी ग्रुप में है, एक लिंक आप शेयर कर दो चैट बॉक्स। सर सर बना हुआ है सर ग्रुप। हाँ, मैंने एक अपना लिंक आप व्हाट्सएप नंबर और शेयर चैट कर शेयर दीजिए। किया है, प्लीज कोई आदमी मुझे ऐड कर लीजिए। एक मिनट सर। और सर यस, एक मिनट सर। तो व्हाट्सएप ग्रुप अगर बना हुआ है तो लिंक आप शेयर कर दो, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे उसमें। मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। यार ये जी सर क्या जी। दिक्कत क्यों हो रही है? सर मैं ये कह रहा था सर, जी। अनम्यूट का सर स्विच ऐसी जगह पर है, तो वहां से बैक हो जाती क्लास सर। हम, मैं समझा नहीं सर, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हेलो। मतलब सर मोबाइल में देख रहे होंगे भैया, तो जी। नीचे जो बैक बटन होता है ना, जैसे ही वो क्लिक करते हैं तो क्लास से बाहर चले जाते हैं, मुझे कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो किसी ने अगर लैपटॉप से ज्वाइन किया हो तो वो लिंक शेयर कर सके अगर। हाँ, ये इशू होगा। मोबाइल से थोड़ा इशू होता है। तो अभी तो मतलब जिन्होंने पहली क्लास ज्वाइन की है, मैं नाम भूल गया। अभी तो ऐसा कुछ कल की क्लास में हुआ नहीं था। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा। ओके। इंट्रोडक्शन
मतलब यूनिट 1 का, हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है सर। तो सर अटेंडेंस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा ना, अगर मैंने आज से ज्वाइन अटेंडेंस किया है पे तो? ऐसा कुछ नहीं सर, एक दो क्लास से कोई इफेक्ट नहीं होता। और ओके ओके। कंबाइन अगर बात करूं तो 60-70% अटेंडेंस रहती है, तो 2-4-5 नंबर का डिफरेंट आता है और कुछ नहीं आता डिफरेंस। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बोदरिंग और सॉरी हाँ, डिस्टर्ब करने के कोशिश लिए ये, सर। क्योंकि हाँ ये भी है ना कि ऑनलाइन मोड में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग, मतलब टीचर अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ये होता है कि यार वर्किंग है सारे लोग, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही उसको नेग्लेक्ट कर दें। तो उससे लिए बेफिक्र रहिए। बाकी आप क्लास जो चल रही है क्लास पे थोड़ा वो करिए, बाकी ग्रुप का देखते हैं, क्योंकि सब लोग मोबाइल से ज्वाइन कर रखे हैं, तो लैपटॉप से अगर ज्वाइन करते तो जल्दी से शेयर हो जाता। अब मैं उस ग्रुप में हूं नहीं, ग्रुप में मैं ऐड हो जाऊंगा अगर कोई इशू आता है आपको मटेरियल में, या क्वेश्चन बैंक में या असाइनमेंट में, या कोई क्लास जब खत्म हो जाती है उस टाइम पे, लास्ट टाइम पे कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ग्रुप में एक्चुअली हम ऐड होते हैं फिर। ग्रुप में ऐड होना ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे लॉस हो रहा है या क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या होता है ना कि आप लोगों की चैटिंग होती है, तो फिर वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है। बाकी अगर ग्रुप बनाना आप चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना ग्रुप गॉट बना इट। लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। अगर कभी भी कोई इशू होता है, अगर लिंक कोई शेयर नहीं हो रहा या कोई मटेरियल शेयर नहीं हो रहा, तो मैं उस ग्रुप में आपको खुद ही ऐड हो जाऊंगा। ठीक है, चलें आगे। यस कल सर, का कोई गॉट इट। डाउट, कल का किसी को डाउट था? और मुझे कॉल आ गया था सुबह सुबह कि सर आप 2 मिनट 3 मिनट एक्सटेंड कर दे रहे हैं क्लास, तो प्लीज डाउट जो भी हो आप 40 मिनट में ही कवर कर लें, मुझे पहले बता दें, डाउट सारे क्लियर करूंगा मैं पहले ही। अभी तो क्या सब्जेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ तो डाउट कहाँ से आ गए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट होगा तो बीच में मुझे इंटरप्ट करिएगा। हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। डिप्लोमा थर्ड सेम है तो आई थिंक वर्किंग, अरे यार क्या हुआ, सारे वर्किंग हैं, तो एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि ऑलरेडी ये चीज तो पता होगी आपको कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट क्या होती है। जैसे करंट की एम्पियर है, रेजिस्टेंस की ओम है, एसआई यूनिट्स क्या क्या हैं। और फिर हम रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स की बात करेंगे, क्या उनका इफेक्ट आता है। डीसी में तो वर्क नहीं है, इंडक्टर और कैपेसिटर के डीसी में कोई बात नहीं होगी। मींस यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में, यूनिट 1 में फंडामेंटल रहेगा, यूनिट 2 में केवल डीसी की बात होगी, उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर का कोई रोल नहीं आएगा। यूनिट 3 हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिटेल में आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा इंडक्टर और कैपेसिटर एक्चुअली में करते क्या हैं। और वो एक्चुअली सब प्रैक्टिकल होगा। आप तो प्रैक्टिकली आपने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस हम कैलकुलेट करते हैं, तो लॉसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस लॉसेस बोलते हैं हम ये नहीं बोल सकते कि वो रजिस्टर लॉसेस हैं, कैपेसिटर लॉसेस हैं, समथिंग। तो आर सी और एल, हम इंडक्टर को बोलते हैं एल, कैपेसिटर को सी, और रजिस्टर को अगर आर बोलते हैं, तो आरसीएल जब कंबाइन होता है तो उसे हम बोलते हैं एक कंबाइंड फॉर्मेट इम्पीडेंस, जिसमें आर सी और एल तीनों चीजें हैं। तो वो हम लॉसेस कैलकुलेट करते हैं इन एसी, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। चलिए तो धीमे धीमे, फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट सबको पता हुआ है। पहली चीज तो सर्किट वर्क करेगा जब आपका क्लोज सर्किट होगा। करंट वोल्टेज सोर्स आपने लगाया हुआ है, बैटरी लगाई हुई है, या बैटरी या समथिंग सोर्स लगाया हुआ है, 220 वोल्ट एसी सप्लाई दी हुई है, तो सर्किट जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक वो वर्क नहीं करेगा। और रीजन ये है कि करंट फ्लो करेगी तो किसी पाथ से जाएगी, तो उसको रिटर्न पाथ भी चाहिए, तब तक वो सर्किट, तभी वो सर्किट क्लोज होगा। और ये तो खैर चलिए, और कुछ एसआई यूनिट जैसे कैपेसिटेंस की आप बोलते हैं फैरेड, चार्ज की कूलॉम, और करंट की एम्पियर, ये सबको पता होगा। गीगा, मेगा, टेरा, प्रीफिक्सेस, ये सिंबल है। कैपेसिटर का सिंबल सबको पता है, इंडक्टर का पता है, और रजिस्टर का पता हुआ है। ऐसे जैसे ब्लॉक बना हुआ रजिस्टर ऐसा नहीं होता। जैसे इंडक्टर बना हुआ है, ये मेरा पॉइंटर अगर आप देख पाए तो
ऐसे ट्रायंगल टाइप की शेप में रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। स्विच आएगा आपका एसी सप्लाई में, स्विच ऑन है ऑफ है। कभी भी डायोड की वर्किंग होती है, डायोड हो गया या कुछ ऐसी डिवाइस हो गई, ये यूनिलेटरल होती हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा यूनिलेटरल और बाईलेटरल क्या होता है। तो कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो सिंगल साइड वर्क करती हैं, डबल साइड वर्क नहीं करती। जैसे इंडक्टर है आपका, करंट चाहे इधर से फ्लो हो, करंट चाहे राइट से फ्लो हो, दोनों साइड से वर्क करेगा। बट कुछ डिवाइस ऐसी हैं, जैसे डायोड हो गया, कि केवल इस साइड से वर्क कराओगे तो वर्क करेगा, अपोजिट साइड से वर्क कराओगे तो नहीं करेगा। तो यूनिलेटरल डिवाइसेस बोलते हैं उनको। और वो यूनिलेटरल डिवाइसेस कभी भी सर्किट में ऐड होती हैं तो एज ए स्विच हम बोलते हैं उन्हें, वर्क करती हैं। उनका फंक्शन कुछ नहीं होता, डायोड का फंक्शन कुछ नहीं है खुद का। डायोड क्या करेगा, एज ए स्विच वर्क करता है। और वेरिएबल रजिस्टर, जैसे ये ब्लॉक बना हुआ है, मैंने आपको साइन बताया कि रेजिस्टेंस का साइन वैसे ट्रायंगल टाइप का, जैसे इंडक्टर बना हुआ है सर्किल में हाफ सर्किल, वैसे ही ट्रायंगल टाइप का होता है। वेरिएबल रजिस्टर को हम एरो से एक डिनोट कर देते हैं, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब कि इनपुट वोल्टेज हमें पता है 220 वोल्ट, हमें आउटपुट चाहिए कुछ डिजायर, कुछ भी आपको एनर्जी चाहिए आउटपुट में, वो हमें पता है कि हमको इतनी एनर्जी चाहिए 20 किलोवाट या समथिंग। तो उसके अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट कर पाए, उस लिए हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। और इंडस्ट्री में या अभी आपकी लैब होगी, उसमें हम हमेशा कभी भी यूज करेंगे, मशीन की लैब हो या सर्किट थ्योरी की लैब हो, तो हमेशा हम वेरिएबल रेजिस्टेंस ही यूज करते हैं। क्योंकि हमें डर होता है कि मशीन हमारी रैंडमली कनेक्शन कुछ ओवर हो गए या कुछ भी हो सकता है सरकमस्टांसेस, तो उसके अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस के वेरिएशन से उसको कंट्रोल कर पाए। तो ये जंक्शंस, वायर, समथिंग। और ईएमएफ, हाँ, कल एक बात हुई थी ईएमएफ और वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस की। तो वोल्टेज मेजर हम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है कोई, आपके पास बैटरी है एक 12 वोल्ट की। तो 12 वोल्ट की बैटरी, एक्चुअली एक साइन बना दिया, बैटरी यहां लगा दी। तो बैटरी विद रिस्पेक्ट टू आपके ग्राउंड के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है, ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, बट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज दे रही है आपको, ग्राउंड के या 0 वोल्ट के। अगर 12 वोल्ट आपने बोला हुआ है तो विद रिस्पेक्ट, वोल्टेज कभी भी सिंगल पॉइंट पे नहीं हो सकता। वोल्टेज हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है एक्चुअली। हम बोल देते हैं वोल्टेज 12 वोल्ट की बैटरी है, बट वो होता पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कहीं भी चीज डिफरेंस आएगी, मतलब 2 पॉइंट की बात हो रही है, एक पॉइंट की बात नहीं हो रही है। डिफरेंस का मतलब दो में कंपैरिजन, तो 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज में आपको डिफरेंस थोड़ा समझ में आया। देन हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। डिनोट करने का साइन, ये तो डीसी है, वोल्टेज है खैर, ईएमएफ इस टाइप का डिनोट कैसे भी कर सकते हैं आप। सिंपली डिनोट करने का वोल्टेज, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का यही होता है, प्लस माइनस। लेकिन ये डीसी के लिए है, एसी के लिए नहीं है। एसी के लिए क्या होगा, एक जैसे वेवफॉर्म बना सकते हो आप अंदर ऐसे करके, ऐसे वेवफॉर्म बना दिया आपने, वो हो गया एसी के लिए। आपने प्लस माइनस, एसी में आप प्लस माइनस डिनोट कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि एसी एक साइकिल चलेगी पॉजिटिव, एक साइकिल चलेगी नेगेटिव, तो उसमें प्लस माइनस आप बोल नहीं सकते, डिनोट नहीं कर सकते। तो ये डीसी के लिए है। और ईएमएफ बताता हूं मैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो उसमें केमिकल लगा हुआ है, जो उसमें प्लेटें लगी हुई हैं। जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, तो आपने 12 वोल्ट बोल दिया, दैट मीन्स कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस उसका डिसाइड कर दिया। मतलब पता है आपको कि 12 वोल्ट का है, बट वो 12 वोल्ट एग्जैक्टली आउटपुट देती है, कभी नहीं देगी। कोई भी आइडियल चीज है, कोई भी 25 हॉर्स पावर की मोटर है, तो कभी भी वो 25 हॉर्स पावर का आउटपुट नहीं देगी, क्योंकि उसका इंटरनल लॉस भी है कुछ। तो वही चीज है, जब बैटरी का इंटरनल लॉस आप हटा दोगे, तो वो आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली होता है, वोल्टेज एक्चुअली होता है आउटपुट ऑफ द बैटरी, आउटपुट ऑफ अ
डीसी सोर्स कितना आउटपुट वो दे रहा है, हमने उसको इनपुट कुछ दिया, उसका इंटरनल लॉस होने के बाद जो भी आया वो आया आपका वोल्टेज। तो कुछ होगा, कुछ वोल्टेज हो इंटरनल लॉस के पहले। मान लीजिए 0.1 वोल्ट का लॉस हो गया, तो वो 0.1 वोल्ट अगर हम वोल्टेज में ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये है कि इन विदाउट इंटरनल लॉसेस है, वो होता है हमारा ईएमएफ। ओके, तो ग्राउंड का साइन ये है, साइन सब मीटर अमीटर की तो हम बाद में बात करेंगे, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, चार्ज क्या होता है, हमारी कहाँ से आती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एरिया से जब, तो वो डिसाइड करते हैं हमारा करंट। और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पॉस्ट, बट जो जो मूव करने की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो की डायरेक्शन आती है। तो कभी भी आप बैटरी जब साइन बनाएंगे प्लस माइनस जो मैंने दिखाया आपको, तो नेगेटिव साइड से, अभी दिखा एक मिनट, ये, तो आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकली जो होता है नेगेटिव साइड से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की, डाउनवर्ड। अगर सेकेंड वाला आप फिगर देखें, डाउनवर्ड। और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट आपकी होती है करंट की डायरेक्शन। और वो करंट निकालते कैसे हैं हम, Q इज इक्वल टू आई टी, मतलब करंट इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी। मैंने आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब, प्रैक्टिकल मतलब बताया था। इंटीग्रेशन मींस किसी एरिया अंडर द कर्व की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन मतलब, जैसे मैंने बोला आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, हम ये भी बोल सकते थे आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बट हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर एरिया की कैलकुलेशन की कि कितना इलेक्ट्रॉन उससे पास हो रहा है पर्टिकुलर एरिया के लिए। एक एरिया डिसाइड हो गया, समथिंग मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मुझे नहीं पता क्या यूनिट होती होगी। तो उसके अगेंस्ट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो रहे हैं, वो डिसाइड करता है आपका करंट की वैल्यू। सिमिलर वे में ईएमएफ मैंने आपको बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया आपको। और जैसे सिंपल सर्किट, अब ये देखिए ब्लॉक बना हुआ है, ब्लॉक इन्होंने कॉमन बनाया हुआ है, पीपीटी है, रेजिस्टेंस अगर है तो आप सब समझ रहे होंगे। तो एक ईएमएफ है, करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ कुछ आपका लॉस हो रहा है, तो लॉस में क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज। अब ये अगर हम आइडियल वायर मानते हैं, कोई भी वायर पहली चीज तो आइडियल नहीं होता, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उसमें होगा। तो अगर हम आइडियल की बात करें तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो बैटरी का आइडियल केस में वोल्टेज है, समथिंग जो भी है, वो एग्जैक्टली वोल्टेज है आपका जो आउटपुट में आपको मिल रहा है इस रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस के क्रॉस। क्यों? क्योंकि इस लाइन में कोई लॉस नहीं है। जब ट्रांसमिशन लाइन की आप कैलकुलेशन करते हैं तो बिल्कुल सिमिलर होता है पैरेलल में, पैरेलल सीरीज, तो एग्जैक्टली इक्वल होता है। मैं ये बात करूंगा आपसे पैरेलल सीरीज की भी। अर्थ एंड ग्राउंड, तो ग्राउंड का सिंबल पता है, और अर्थ ये भी सबको पता होगा। यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शन मैंने आपको बताया, डायोड अगर लगा हुआ है, एक एग्जांपल है, तो यूनी डायरेक्शनल है वो। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मैच किया तब तो वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। तो डीसी एसी ये सब चीज, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस थोड़ी सी बात करेंगे इस पे। बाकी कैपेसिटर इंडक्टर की हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ी सी एक लेक्चर में, क्या करते हैं ये। तो रजिस्टर आपको सबको पता है, ओम होती है यूनिट, और ये हमेशा अपोज करता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को। मेनली ये लॉस करता है, और लॉस करने की वजह से जो भी एनर्जी लॉस होगी आउटपुट में आपको जो मिलेगा उसकी आप कैलकुलेशन करते हैं। कैपेसिटर और इंडक्टर दो ऐसे एलिमेंट हैं, कैपेसिटर आपका वोल्टेज को स्टोर करता है और इंडक्टर आपका करंट को स्टोर करता है।
आप जब एसी सर्किट की कैलकुलेशन करते हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब डीसी सर्किट की कैलकुलेशन आती है, जब जिसमें रेजिस्टेंस होता है, उसमें केवल हम बात करते हैं पावर लॉस की। हम ये बात नहीं करते हैं कि एक्टिव पावर है या रिएक्टिव। एक्टिव रिएक्टिव का नाम पूरी सेकेंड यूनिट में नहीं आएगा, बिकॉज वो डीसी है। डीसी सर्किट में कभी भी एक्टिव रिएक्टिव का नाम नहीं आएगा। जैसे ही सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर ऐड होते हैं तो एक्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट का नाम आ जाएगा। क्यों आता है मैं बताता हूं। क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर आपका इनडायरेक्टली एनर्जी स्टोर करते हैं। ये इतने स्मार्ट कंपोनेंट होते हैं कि सपोज फ्लो हो रही है, एसी करंट एक फ्लो हो रही है 220 वोल्ट की। तो क्या होता है उसमें कि जीरो से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव पीक तक गया समथिंग 220 वोल्ट, उसके बाद अगेन जीरो, उसके बाद नेगेटिव 220, देन वो साइकिल चलती रहती है। तो ये इंडक्टर कैपेसिटर क्या करते हैं कि जैसे ही वो जीरो हुआ, सप्लाई हमारी जैसे ही साइकिल में जीरो हुई, ये ये जो मतलब जो एनर्जी स्टोर कर चुके हैं उसको लोड से सोर्स की तरफ फोर्स करते हैं। ये चार्ज हो गए, उसके बाद क्या किया, ये स्मार्ट बनते हैं। 220 वोल्ट से जैसे ही आप जीरो पे आए तो ये अपनी सप्लाई स्टार्ट कर देते हैं कि हम सप्लाई करेंगे। तो लोड, ये लगे होते हैं लोड की तरफ, हम बोलते हैं लोड। जो आउटपुट में लगे हुए हैं उन्हें बोलते हैं लोड। और सोर्स मतलब जो सप्लाई आपको 220 वोल्ट मिल रही है। तो ये अपनी स्मार्टनेस के चक्कर में लोड से सोर्स को सप्लाई करने लगते हैं। तो वो मैटर हो जाता है रिएक्टिव पावर का, कि कैसे रिएक्शन मिल रहा है हमें। उस चक्कर में एक कैलकुलेशन और बढ़ जाती है सर्किट में रिएक्टिव पावर की। एक्टिव पावर मतलब डायरेक्ट लॉस जो हो रहा है। रिएक्टिव पावर मतलब ये जो स्टोर करके अपनी स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, उसकी वजह से एक रिएक्टिव पावर आ जाती है हमेशा सर्किट में, जो होती है लोड टू सोर्स। हमेशा रिएक्टिव पावर लोड से सोर्स की तरफ होगी, एक्टिव पावर सोर्स टू लोड होती है, जो रियल पावर है। पावर ट्रायंगल हम बात करेंगे यूनिट 3 में, एसी की हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए, तो सर्किट की बात की है मैंने। जैसे एक सर्किट है, एक बैटरी लगा दी आपने घरों में, आपने सबने वो लगाई होगी, दिवाली पे लगाते हैं, क्या बोलते हैं, झालरें। क्या करते हैं हम, सप्लाई में लगा दिया। चाइनीज की बात अगर हम ना करें, पहले जमाने में कुछ लोग होंगे जो पहले जमाने की झालरें याद होंगी जिनको, जो बल्ब के थ्रू लगाते थे। क्या करते थे हम, एक इंड लगा दिया फेज पे, एक इंड लगा दिया न्यूट्रल पे, तो चलने लगा काम। तो एक क्लोज सर्किट अगर हम माने, एक यहां से स्टार्ट करके एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया हमने एक झालर, एक रेजिस्टेंस, देन एक कॉम्प्लिकेटेड कोई भी नेटवर्क बन सकता है वो, मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, मल्टीपल इंडक्टेंसेस, इम्पीडेंसेस। उसके बाद वो सर्किट आप जब तक क्लोज नहीं करोगे तब तक इलेक्ट्रिक करंट आपकी फ्लो नहीं करेगी। सर्किट क्लोज होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। तो क्या बोलते हैं हम, नोड। तो नोड मतलब जहां पे जंक्शन होगा, जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेस आपकी ऐड हो रही होंगी, उसे हम बोलेंगे एक नोड। हालांकि दो जंक्शन, दो ब्रांचेस के एडिशन पे भी आप नोड बोल सकते हैं, बट प्रैक्टिकल नहीं बोलूंगा। जो आइडियल केस है, हम जब नोड बोलते हैं तो दो या दो से अधिक, दो या मोर देन टू, दो पे भी हम बोल सकते हैं नोड। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा नेटवर्क थ्योरम में कि आपको जैसे एबीसी मेंशन है, ए को भी एक नोड मानना पड़ेगा, सी को भी एक नोड मानना पड़ेगा। यूनिट 5 आपकी स्पेशली डिफाइन ये करेगी कि ए और सी भी एक नोड है। क्योंकि ग्राफ थ्योरी सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको हर मोमेंट पे एक नोड कंसीडर करना पड़ेगा। अभी तक 4 यूनिट में कोई दिक्कत नहीं होगी, ग्राफ थ्योरी में आपको सारे नोड कंसीडर करने पड़ेंगे तभी जाके, क्योंकि वो एलिमेंट पे डिपेंड करती है। ए और बी के बीच कोई एलिमेंट लगा है, दैट मीन्स ए भी नोड है और बी भी नोड है, एंड सी भी एक नोड है, क्योंकि वो जंक्शन है। ओके, लूप। लूप इन द सेंस कि एक क्लोज पाथ, कोई भी हम बोल सकते हैं। लूप और मैश दो टर्म है, मैश एंड लूप।
तो हम लूप बोल सकते हैं, लूप और मेश के लिए, दोनों के लिए बोल सकते हैं कि दोनों ही एक क्लोज पाथ है जहां से सर्किट स्टार्ट होके और एंड हो जाता है। जैसे यहां से बी से स्टार्ट किया, ए बी ई एंड एफ, इसे मान लिया हमने एक लूप। और बी सी डी एंड ई, ये भी एक लूप हो गई, यहां पे करंट आपकी सर्कुलेट कर रही है। सपोज मेश एंड लूप में डिफरेंस है कि मेश, मेश का मतलब कि आपकी कोई दूसरी लूप नहीं होगी उसमें, मतलब इंडिविजुअल लूप होती है इंडिविजुअल, और मेश हो सकती, मेश होती है मतलब इंडिविजुअल, लूप हो सकती है कोई भी। लूप आपकी कौन सी हो सकती है, देखिए ये माउस मेरा वर्क, लूप आपकी हो सकती है ए बी सी डी ई एंड एफ, ये कंबाइंड लूप भी हो सकती है। बट ये मेश कभी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें दो लूप हैं, कभी भी दो क्लोज सर्किट एक मेश के अंदर नहीं आ सकते। ये नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये। तो लूप और मेश में प्रैक्टिकल डिफरेंस ये है। ओके, अब लॉ पे आते हैं। रेजिस्टेंस हो गया, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो सारा हो गया, जो पहले से आपको पता था। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस को मैं डिटेल में आपको यूनिट 3 में कवर करूंगा, एसी सर्किट में, कि एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं। क्योंकि एक्टिव रिएक्टिव पावर की कैलकुलेशन वहां जब होगी तो ऑलरेडी आपको वहां समझ में आ जाएगा ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं। केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये बताता है कि किसी भी नोड पर अगर कोई भी क्लोज सर्किट है, या क्लोज सर्किट ही है क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट तो क्लोज ही होगा, किसी भी क्लोज सर्किट में किसी नोड पर करंट का फ्लो एल्जेब्रिक सम, करंट का एल्जेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि इनवर्ड आउटवर्ड आप दोनों मतलब कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहां देखिए, अगर इस नोड को मैं कंसीडर करूं तो I1 आपकी आ रही है इनवर्ड, और I2 जा रही है आउटवर्ड, और I3 जा रही है आउटवर्ड। तो एक मेथड ये है कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। और दूसरा एल्जेब्रिक सम, जब मैंने बोला तो क्या बोला, जैसे आपने इनवर्ड को पॉजिटिव लिया, इनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया I1, तो आउटवर्ड को नेगेटिव ले लो, -I2 -I3, इसे बोलते हैं हम एल्जेब्रिक सम। सिमिलर वे में आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी होता है। करंट लॉ तो चलिए कई सारे जंक्शन हो गए, एक जंक्शन हो गया, उसमें इनवर्ट आउटवर्ड देख के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वो एल्जेब्रिक सम आपका हमेशा जीरो होता है। केवीएल में क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपका बताता है वोल्टेज की कैलकुलेशन। करंट आपको पता है, रेजिस्टेंस आपको पता है, और वोल्टेज क्या होता है, आई इंटू आर। तो मल्टीप्लीकेशन जो भी है ये आई आर का, या मल्टीप्लीकेशन ना बोले तो, किसी भी क्लोज सर्किट में एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस हमेशा जीरो होता है। दोनों केसीएल केवीएल दोनों जीरो को बताते हैं, बट एल्जेब्रिक सम के साथ। अब केसीएल का एल्जेब्रिक सम आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा कि नोड दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट इनवर्ड आउटवर्ड आपने कैलकुलेशन कर ली। बट केवीएल में कैसे करेंगे, अब देखिए, वोल्टेज से मैंने बताया इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहता है नेगेटिव से पॉजिटिव, करंट का फ्लो कैसा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहां से निकली और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। उसके अकॉर्डिंग आप सारा जो भी सीक्वेंस है, जो भी नोटिफिकेशन है प्लस माइनस का, वो आप अरेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा प्लस माइनस का वो रहेगा। यही चीज मैंने आपको बोली थी कि प्लस माइनस का अगर थोड़ा सा डिफरेंस हुआ तो वो चीजें एक्चुअली बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, वो क्वेश्चन एक्चुअली अपोजिट हो जाता है। ओम्स लॉ मैं बताता हूं, मैं आपको प्लस माइनस बताऊंगा थोड़ा सा अभी नेक्स्ट लेक्चर में। मैं जो मेन बेसिक चीज है वो हटाना चाह रहा हूं। ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। किसी भी क्लोज सर्किट में, किसी भी लूप में, बेसिकली हम लूप लें, और लूप का मतलब इंडिविजुअल होनी चाहिए, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा लूप ना हो। इंडिविजुअल लूप में आपका एल्जेब्रिक सम आपका जीरो होता है, ये बोलता है आपका आई वोल्टेज लॉ है। हालांकि ये ओम्स लॉ में भी V इज इक्वल टू आई आर है।
आर बोल दो, समथिंग जो भी है। पावर डिसिपेशन पी इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज इंटू करंट, और इसी को अगर मैं डिफरेंट करूं तो आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। ये ट्वेल्थ के सारे वो हैं, कन्वेंशन मुझे बताना है, बाकी ये सब ट्वेल्थ की चीजें हैं। हाँ, रजिस्टर इन सीरीज, अगर सीरीज में होते हैं तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, पैरेलल में होते हैं, ये चीज मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। बस मेरा अ, हम्म सो रजिस्टर्स की कैलकुलेशन एंड थोड़ा सा प्लस माइनस का मैं आइडिया देता हूँ फर्स्ट यूनिट का, बाकी सेकेंड यूनिट आपकी सारी प्लस माइनस पे है। तो हम ओम्स लॉ आप समझ लो, और पावर का पता है आपको, वोल्टेज का पता है कैसे आएगी आई आर, एंड रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज में होते हैं, ट्वेल्थ में पढ़ा है आपने, सीरीज में होंगे तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। और अभी टाइम है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है 5 मिनट है। तो जैसे रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। एंड मान लीजिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप आपका V1 है, क्या होगा V1, I इंटू R1। सीरीज में करंट हमेशा सेम रहती है, करंट जो होगी वो एक लाइन में है तो करंट सेम रहेगी। तो आई इंटू R1, आई इंटू R2, आई इंटू R3, तीनों का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। V1 V2 V3 तीनों का अलग अलग है। तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल वोल्टेज की बात करूं कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R2, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R3, RN समथिंग जो भी है। तो R1 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 जो कि थे आपके पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट आपकी सेम रहती सीरीज में। ये बिल्कुल आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि सीरीज में करंट सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। सीरीज में वहां करंट सेम थी, पैरेलल में वोल्टेज कैसे सेम होगा, वोल्टेज कैलकुलेशन कैसे होती है, पोटेंशियल डिफरेंस से बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये पॉइंट ऊपर वाला, मेरे माउस का कर्सर देखिए, ये ऊपर वाला पॉइंट और ये नीचे वाला पॉइंट, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V, अनटिल अनलेस सीरीज में कोई लॉस ना हो। आइडियल केस में यहां कोई लॉस नहीं हो रहा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस भी V, इस पॉइंट का इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस भी V, सबका पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब करंट डिफरेंट हो गई, करंट यहाँ पे आई, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गई, क्योंकि पैरेलल सर्किट है, वहां सीरीज सर्किट था, करंट सेम था। पैरेलल सर्किट में यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गई, जो करंट यहाँ पे आई वो फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गई, यहाँ पे मतलब डिवाइड होती चली गई फिर वो। तो आपको एक चीज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो कैलकुलेशन करने का एक्चुअली स्मार्ट तरीका है। सीरीज सर्किट आप देखते हो तो उसको करंट के बेसिस पे ले लो, पैरेलल सर्किट आपने देखा तो उसको वोल्टेज के बेसिस पे ले लो। ये सॉल्यूशन निकालने का स्मार्ट तरीका होता है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो I1 क्या आ गया, V/R1, I2 V/R2, IN V/RN। तो V आपको पता हुआ है, 12 वोल्ट या 220 वोल्ट जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन कर ली। तो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्चुअली ये होता है 1/R इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चैट बॉक्स में कई लोग चैट कर रहे हैं, मैं देखता हूँ, बस 1 मिनट में देखता हूँ। ओके, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/RN। तो ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड इसकी नीड नहीं है कोई, ओपन शॉर्ट सर्किट भी डीसी केस में आ जाएगा। 1 मिनट फंडामेंटल मैं सोच रहा हूँ आज कवर करने के लिए दोनों लेक्चर में, तो थोड़ा सा सीरीज पैरेलल की बात करेंगे। क्या हम 1 मिनट में सब सब ऐसे जा रहा है।
चैट बॉक्स में आप क्या क्या लिख रहे हो? प्लीज ऐड मी। मैं ऐड नहीं कर सकता, आप बार बार क्यों लिख रहा है? गोयल गुप्ता, मेहरुद्दीन अंसारी, कोई लिंक शेयर अगर कर सकता है तो कर दो। ऐड नहीं हो पा रहे ये लोग, कुछ इश्यू है। बाकी हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। अभी अटेंडेंस ले लेता हूँ, और कोई डाउट हो तो अभी 3 मिनट है, आप पूछ लो प्लीज, ओवर मत किया करो क्योंकि फिर मुझे फोन आने लगते हैं। ट्वेंटी टू, 20 है यहाँ पे। हेलो सर। हाँ हाँ जी। शुभानी शेख, कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ नहीं सर, म्यूट हो गया है या डाउट आया मेरे को, बोल रहे थे उस पर से चेक जी। कर। नहीं, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा सर, तो इसलिए मैं चेक करा क्लास खत्म हुआ क्या बोल। नहीं नहीं, क्लास एक्चुअली मैंने अटेंडेंस लेने के लिए बंद किया था। बाकी लेक्चर आपको सुनाई ठीक। दिया पूरा? हाँ सुना सर, सुना। हाँ हाँ, बस। वो थोड़ा सा लास्ट में अटेंडेंस वगैरह लेनी होती है ना, कोई ज्वाइन करता है, कोई इशू है क्लास में? अभी 2 मिनट है नहीं मेरे। सर, नहीं सर। अच्छा है सर, साफ ठीक। हाँ, नहीं, बाकी कोई मैं दिक्कत अभी नहीं। फंडामेंटल यूनिट 1 कोशिश करूंगा कि अभी कवर करूं, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ऑलरेडी आप लोग सब इंडस्ट्री में हैं तो सब लोग थोड़ा थोड़ा पता है सबको। हम्म। हाँ, जो बेसिक है प्लस माइनस का अभी यूनिट 2 में कवर हो जाएगा। बाकी एसी के फंडामेंटल जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के इफेक्ट है वो सारे कवर हो जाएंगे आपके 3rd यूनिट में। तो थोड़ा मैं पार्ट छोड़ भी रहा हूँ फंडामेंटल से। पावर एनर्जी की कैलकुलेशन सबको पता है। जो आपके पास बिल आता है वो क्या आता है? किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर और में। और लॉस होता है हमारा किलोवाट में। तो ये आर कहाँ से आ गया? चलिए, तो ये सब कैलकुलेशन हम जब बात करेंगे 3rd यूनिट में, सारी कैलकुलेशन वहां पे करेंगे। तो बाकी आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, आधे पौन घंटे का। बाकी फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिट 1 आपकी कवर हो जाए। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो मुझे आप इंटरप्ट कर देना। ऐसा नहीं है कि मैं जल्दबाजी में यूनिट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटल है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको सबको ऑलरेडी कुछ पता है। कहीं भी कोई इश्यू होता है तो मुझे इंटरप्ट कर देना, मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। चलिए, तो मिलते हैं अभी 40 मिनट बाद, 8:45 सर पे। अटेंडेंस अटेंडेंस ले लिए। अटेंडेंस हो गई सर, हो गई।